शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत गद्य की कड़ी में दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेखिका के परिचय की ओर देखेंगे। तो आइए देखते हैं, लेखिका ने चंद शब्दों में कुछ बातें कही है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। लेखिका इन शब्दों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि समय कई रंगों में विभाजित होता है, समय के अनेक रंग हैं और उन सभी रंगों को एक साक्षर व्यक्ति एक रंग में परिवर्तित कर देता है। और यह चंद लाइनें उनकी रचना शब्दों के आलोक में से लिया गया है। आइए देखते हैं कृष्णा सोबती के बारे में। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, जो कि पश्चिमी पंजाब अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बातें करें तो उपन्यास की श्रृंखला में जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम आदि हैं। और यदि कहानी संग्रह पर चर्चा करें तो डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। उसी प्रकार से कुछ शब्द चित्र अर्थात संस्मरण भी इन्होंने लिखा है, जिसमें हम हस्मत शब्दों के आलोक में। इन्हें काफ़ी कुछ सम्मान भी प्राप्त हुआ है, जिसमें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। यदि हिंदी साहित्य की बात करें तो कथा साहित्य के अंतर्गत इन्होंने विशिष्ट परिचय बनाया है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। इनका कहना है कि कम शब्दों में लिखने पर उसमें काफ़ी विशेषता आती हैं। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। कहने का अभिप्राय यह है कि चूँकि ये संयमित लेखन लिखती हैं और स्पष्टवादिता हैं, इसलिए जो पाठक वर्ग हैं नित्य इनका एक पाठक बनता जाता है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं इस प्रकार से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं कि ये पाठकों के आँखों के सामने लंबे समय तक उपस्थित रहेंगे, अर्थात पाठक इन्हें सदैव याद रखेंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं। इनकी रचनाओं में जो चरित्र हैं वो चरित्र भी काफ़ी यादगार हैं, जिन्हें अमर कहा जा सकता है, अर्थात पाठकों की नज़रों में ये हमेशा अमर रहेंगे। जैसे मित्रों, साहनी, हस्मत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। अर्थात भारत और पाक को लेकर के जिन्होंने कालजयी अर्थात कालों कालों तक जीवित रहने वाली रचनाएं लिखी हैं, उन लेखिकाओं की कड़ी में सबसे प्रथम पंक्ति में इन्हें रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हस्मत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हस्मत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहने का अभिप्राय ये अपनी रचना हम हस्मत से अपने व्यक्तित्व को हस्मत नामक किरदार के माध्यम से प्रकट करने का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है, अर्थात इनकी जो भाषाई कौशलता है उसमें विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। हिंदी की जो कहानी जगत है
उनमें इनके माध्यम से भाषा की विलक्षणता दिखी जाती है। इन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी जो कि तत्सम है, उर्दू का बांकपन, उर्दू का टेढ़ा रूप और पंजाबी की जिंदा दिली और पंजाबी भाषा की प्रसन्नता, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र है जो कि हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, नानबाई कहने पर एक रसोइया से है। यहाँ नान से अभिप्राय मैदे से है और मैदे की जो रोटियाँ बनाई जाती है अर्थात मैदे की रोटियाँ बनाने वालों को यहाँ पर नानबाई कहा जाता है। ऐसे महाशय नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। जिन नसीरुद्दीन की बात करते हैं, इन्हें मसीहाई अंदाज अर्थात एक देवतुल्य अनुमान है रोटी पकाने की कला में और ये पारंपरिक रूप से सामर्थ्य प्राप्त कर चुके हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को रोजगार नहीं मान करके बल्कि उसे कला मानता है और करके सीखने को ही वास्तविक कला मानता है अर्थात हुनर मानता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे लुत्फ़ उठाते उनके मसीही अंदाज का। लेखिका पाठ को शुरू करने से पहले पाठकों को साहबों कहकर संबोधित करती है, फिर बताती है कि यदि उस दिन मटिया महल अर्थात दिल्ली का एक विधानसभा क्षेत्र जिसके दरमियान लेखिका गुजरती है, वह यह बताना चाहती है कि यदि मटिया महल के रास्ते से होकर के उस दिवस वह न गुजरती तो कदाचित दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जहाँ राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों महारथी घूमते फिरते मिल जाएंगे, उन महारथियों की बात न करके लेखिका एक नानबाई अर्थात एक रसोइया के जो कि नानबाई अर्थात मैदे से बनाने वाले रोटी की कला को प्राप्त करने वाले नसीरुद्दीन को नहीं पहचानते और न ही उनके मसीही अंदाज अर्थात देवतुल्य अनुमान का आनंद उठा पाते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। लेखिका आगे कथन को बढ़ाती हुई कहती हैं कि कहानी की घटना इस प्रकार से घटी कि एक दिन दोपहर को वह जामा मस्जिद के किनारे से होकर के मटिया महल वाले जो कि गढ़ैया मोहल्ले हैं की ओर से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक दुकान से पट पट की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि वह दुकान काफ़ी अंधेरा सा था और वहाँ पर आटों के ढेर को सनते हुए देखा तो चौंक पड़े। सोचा कि यहाँ पर सेवइयाँ तैयार की जाती होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ
ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। पर जब उन्होंने पता किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पारंपरिक रूप से जो रसोइया हैं अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लेखिका कहती हैं कि महाशय नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने जो झांका तो पाया मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि जब उन्होंने अंदर नज़रें दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि महाशय खटिया पर बैठे हुए हैं और बीड़ी का आनंद उठा रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि उनका जो चेहरा है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें काफ़ी अनुभव है। उनकी आँखों में चालाकी एवं अच्छाइयाँ साफ दिखाई दे रही थी। उनके मस्तक पर एक जमे हुए कलाकार के दृष्टिकोण नज़र आ रहे थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। शायद हमें ग्राहक समझा, इसलिए हमारी ओर नज़र दौड़ा करके उन्होंने कहा, फरमाइए अर्थात कहिए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। लेखिका इस बार झिझकने लगी और संकोचवश उसने पूछा कि आपसे कुछ प्रश्न पूछने थे, आपको वक्त हो तो, यदि आपके पास समय हो तो। उत्तर में मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया और लेखिका का जवाब देने के लिए मियाँ ने पंचहजारी अर्थात 5000 वाले अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने कहा, यदि आप समय की बात करते हैं तो समय अवश्य निकाल लेंगे, लेकिन आपको क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा। फिर उन्होंने हमें नज़रें जमा करके देखा और कुछ बातों को अपने मन में लाते हुए कहा, कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। उन्होंने कहा कि कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं। यह तो खोजियों की खुरापात है, अर्थात यह शोधकर्ताओं का शरारत होता है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले अर्थात दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन कहना चाहते थे कि जो लोग अखबार बनाते हैं, छापते हैं तथा अखबार समझते हैं, ये व्यक्ति कामचोर होते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। यदि जो कामकाज करने वाला होगा, मेहनती व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को इससे कोई काम नहीं रहता। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि यदि आप यहाँ तक आने का कष्ट कर ही चुके हैं तो आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। लेखिका कहती हैं कि हमें यह जानना था कि जो तरह तरह की रोटियां पकाने का ज्ञान है, इल्म अर्थात ज्ञान है, आपने कहाँ से हासिल किया है, अर्थात आपने कहाँ से प्राप्त किया है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।